नमस्कार। नेपाल के बारे में भारत के बड़े एजुकेटेड जो लोग हैं वो एनालिसिस कर रहे हैं कि भारत चीन ने सहमति जुटाई है कि नेपाल में राजा को दोबारा से वापस लाया जाए। प्रकाश झा जैसे कुछ बड़े पत्रकार जो हैं, बड़े एजुकेटेड लोग हैं, इनका साफ कहना है कि भारत और चीन का पूरा समर्थन है नेपाल में राजा को। तो दोस्तों, अगर ऐसा है, भारत चीन समर्थन दे रहे हैं नेपाल में किंग को, तो फाइनल जान लीजिए नेपाल एक बार फिर गृह युद्ध की चपेट में चले जाएगा। नेपाल में राजा के समर्थन में जो लोग दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, उससे साफ क्लियर लग रहा है कि नेपाल दो धड़ों में बंट जाएगा। देखिए, पार्टियां होना अलग बात है, कोई कांग्रेस का है, एमएलए का है, माओवादी का है, उनका चुनाव होगा। लेकिन जब कम्युनिस्ट वर्सेस लोकतंत्र की लड़ाई होती है, या जिस देश में कम्युनिस्टवादी और लोकतंत्रवादी आपस में टकराते हैं, वहां सीधे गृह युद्ध होता है। लोकतंत्र देश में पार्टियां आपस में टकराएंगी तो वोट के जरिए सरकार का चुनाव होगा। लेकिन जब दो अलग अलग विचारधाराएं जैसे कम्युनिस्ट प्रणाली, लोकतांत्रिक प्रणाली, ये आपस में टकराएंगी तो यहाँ वोट से काम नहीं होगा, क्योंकि कम्युनिस्टों का काम है वोटिंग को खत्म करवाना। इसलिए यहाँ लड़ाई सीधे बंदूकों से होती है और यही इतिहास रहा है। चाहे चाइना देख लो, चाहे सोवियत यूनियन देख लो, वियतनाम देख लो, नॉर्थ कोरिया देख लो। लेकिन दोस्तों, नेपाल में ऐसा होने की संभावना नजर नहीं आ रही है। लेकिन एक चीज कन्फर्म है, राजा यदि दोबारा गद्दी पे आते हैं तो नेपाल में एक और गृह युद्ध होगा ही होगा, उसे आप नहीं रोक सकते। आपने देखा होगा, ज्यादा करके ब्राह्मण क्षत्रिय जो लोग हैं वही राजा के समर्थन में उतरे हैं। हालांकि कुछ राय गुरुंग मगर तमांग भी हैं, लेकिन उनकी संख्या कम है। नेपाल में यदि राजा दोबारा आता है और उसको शक्तियां मिलती है तो फाइनल जान लीजिए कि किरात समुदाय के लोग, मंगोल नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लोग हथियार उठा लेंगे और अमेरिका, यूरोप जैसे बहुत सारे देश हैं उनको हथियार देने के लिए। देखिए, भारत का तो क्लियर है कि वो राजा को चाहता ही है, क्योंकि इससे भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को वोटिंग बढ़ जाती है भारत में। इसलिए भारत हर हाल में चाहता है कि नेपाली किंग वापस आए। अब चीन भी चाहता है नेपाली किंग वापस आए, क्योंकि नेपाल में बहुत सारे नेता हैं और इनमें कुछ यूरोपीय अमेरिकन फंडिंग जरूर होती है। जब पावर राजा के हाथ में होगी तो इनको कितनी भी फंडिंग हो तो भी वहां से कोई चाइना विरोधी काम नहीं हो सकता। यानी भारत के अपने स्वार्थ हैं राजा के लिए और चाइना के अपने स्वार्थ हैं राजा के लिए। लेकिन अमेरिका के जो स्वार्थ हैं वो राजा के साथ मेल नहीं खाते हैं। सोचिए, किंग आए, वापस दोबारा गद्दी पे बैठे, कुछ पावर उनको मिल गई, तो नेपाल में सबसे पहले तो ईसाईकरण का जो धंधा चल रहा है वो बंद होगा, जो कि यूरोपीय यूनियन के लिए या अमेरिका के लिए नुकसानदायक होगा। देखिए, साफ क्लियर बात है, नेपाल से राजा को हटाना, नेपाल में हिंदू राष्ट्र का दर्जा समाप्त करने के पीछे सबसे बड़ी राजनीति थी कि नेपाल का ईसाईकरण करवाना। यानी नेपाल से राजा हटने के बाद, हिंदू राष्ट्र समाप्त होने के बाद सबसे ज्यादा यदि किसी को फायदा हुआ है तो वो हुआ है यूरोपीय यूनियन, वेटिकन सिटी और अमेरिका को। नेपाल से राजा हटने में यदि किसी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ तो वो है भारत। राजा हटने के बाद नेपाल में इतनी फंडिंग मीडिया आई और उसने भारत के बारे में इतना कुछ गलत गलत बोला कि आज नेपाल के लोग भारत को अपना दुश्मन मानते हैं और बहुत सारी परियोजनाएं जो भारत को मिलती थी पहले, अब वो भारतीय कंपनियों को नहीं मिलती। तो नेपाल में राजा के जाने से, हिंदू राष्ट्र का दर्जा समाप्त होने से सबसे ज्यादा नुकसान भारत को, आर्थिक फायदा चाइना को और सांस्कृतिक फायदा अमेरिका को हुआ। आर्थिक फायदा चाइना को इसलिए हुआ कि ज्यादा से ज्यादा चाइनीज कंपनियों को काम मिल रहा है। सांस्कृतिक फायदा अमेरिका को इसलिए हुआ क्योंकि तेजी से ईसाईकरण हो रहा है। और भारत को नुकसान क्यों हुआ? बहुत सारा काम भारत को नेपाल के जरिए मिलता था, कंपनियों को, भारतीय कंपनियों को बहुत सारा सामान भी जाता था, लेकिन उस पर बहुत सारी रोक लग चुकी है। देखिए, भारत में जगह जगह पे ये बात चल रही है,
भारतीय मीडिया आप देखेंगे तो जगह जगह बात चल रही है कि योगी आदित्यनाथ सपोर्ट कर रहे हैं किंग ज्ञानेंद्र को। तो देखिए, सपोर्ट कर नहीं रहे, योगी आदित्यनाथ पहले से ही किंग ज्ञानेंद्र को समर्थन करते हैं, क्योंकि गोरखपुर मठ जो है वहाँ के हेड भी रहे हैं योगी आदित्यनाथ, और गोरखपुर जो मठ है उसका सीधा संबंध है नेपाल रॉयल फैमिली से। तो ये साफ क्लियर है कि योगी आदित्यनाथ का तो 100% समर्थन है किंग ज्ञानेंद्र को, लेकिन पूरी भारतीय जनता पार्टी और चाइना का समर्थन होना ये अपने में कुछ अजीब बात है, क्योंकि भारत चाइना बहुत सारे मामलों में आपस में टकराते हैं, लेकिन नेपाल के मामले में दोनों की सोच एक जैसी है। देखिए, मेरा मानना है कि अमेरिका जब तक महाशक्ति की कुर्सी पर बैठा हुआ है तब तक नेपाल में राजशाही दोबारा वापस नहीं आ सकती, ऐसा मेरा मानना है, और मैं जो मानता हूं वो लगभग सही होता है। आप क्या मानते हैं उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि आप जो मानते हैं वो बिल्कुल सही नहीं होगा। कारण है उसके कुछ, क्योंकि आप नेपाल की राजनीति को गहराई से नहीं समझ रहे हैं, जबकि आपका देश है और मैं यहाँ 1500 किलोमीटर दूर बैठ के नेपाल की राजनीति को पूरे गहराई से समझ रहा हूँ। कारण है कि हम प्रत्येक दिन नेपाल पे वीडियो बनाते हैं, इसलिए नेपाल में क्या घटने वाला है उसकी जानकारी हमें पहले ही हो जाती है। इसलिए हमने आपको साफ क्लियर कर दिया कि नेपाल में भारत चीन चाहते हैं किंग वापस आए, लेकिन इतना आसान नहीं है कि राजा वापस आ जाए, क्योंकि आज भी नेपाल में जो नेता हैं उनमें कहीं न कहीं यूरोपीय यूनियन का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, स्वागत नेपाल को आपने देखा होगा, आजकल बहुत बोल रहे, आपको पता है स्वागत नेपाल को मैं क्रिश्चियन एनजीओज का आदमी मानता हूँ, और ऐसे बहुत सारे एविडेंस मिल चुके हैं। होली वाइन खाने वाले लोग हैं स्वागत नेपाल। अब ये राजा का समर्थन करें न करें, उसके पीछे इनकी कुछ दूसरी राजनीति है, सरकार पे प्रेशर बनाना। अकेले स्वागत नेपाल नहीं, और भी बहुत है, सरकार पर प्रेशर बनाना और अपने काम पूरे करवाना। बाकी इन लोगों की ताकत नहीं है कि नेपाल में राजशाही वापस आ जाए, और ये लोग लाएंगे भी नहीं। अगर राजशाही के लिए प्रचंड, ओली, देवबा सब तैयार हो जाते हैं कि ले आओ राजशाही दोबारा से वापस, तो स्वागत नेपाल, दुर्गा परसाई जैसे लोग परेशान हो जाएंगे, क्योंकि हमने आपको बता दिया कि ये सब लोग सरकार के ऊपर इसलिए प्रेशर डाल रहे हैं ताकि इनको कुछ मिले। ये सब लोग नेपाली जनता की भावना से खिलवाड़ कर रहे हैं। इस चीज़ को आप गहराई से समझ लीजिए। आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, और हमें साफ क्लियर दिख रहा है कि राजावादी जो नेता हैं वो नेपाली जनता को गुमराह कर रहे हैं। यही चीज़ मैं परसों से 3 दिन से लगातार आपको समझा रहा हूँ। धन्यवाद।